व्यवस्था। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं तो भू राजस्व व्यवस्था से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, खासकर बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं लैंड रेवेन्यू को लेकर। लैंड रेवेन्यू का मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखिए, ये लैंड रेवेन्यू किसकी बात हम कर रहे हैं? ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। भू राजस्व व्यवस्था की बात करें, लैंड रेवेन्यू की बात करें, तो जितने भी रूलर्स आए भारत में, जितने भी रूलर्स आए, चाहे वो मौर्य साम्राज्य के हो, चाहे मुगल के हो, ठीक है, जितने भी आए वो सभी लोग अपना लैंड रेवेन्यू अलग अलग तरीके से रखते गए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ब्रिटिश भारत का पढ़ेंगे, और ब्रिटिश भारत से फिक्स होता है कि एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। जैसे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद आपका महालवाड़ी सिस्टम हो गया। तो ये क्या फंक्शन है इसके, हम आज इसी वीडियो में समझते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। समझिएगा, मैं पूरा बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा, ठीक है, तो इत्मीनान से सुनिएगा। क्वेश्चन एक एक लाइन में समझा दूंगा, बाइलिंगुअली समझा दूंगा। हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं। भू राजस्व व्यवस्था क्या होता है? भू राजस्व व्यवस्था, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में देखते हैं। देखिए, भू राजस्व व्यवस्था की बात किया जाए, लैंड रेवेन्यू की बात किया जाए, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किए गए। पहला है अस्थाई बंदोबस्त, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। दूसरा है रैयतवाड़ी। दूसरा कौन सा है? रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। और तीसरा है महालवाड़ी। महालवाड़ी हम देखेंगे कि कौन से फंक्शन में क्या होता था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त देखा जाए तो इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर का मतलब कह सकते हो कि फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो हम कहते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, ये क्वेश्चन बस नॉर्मल से पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। 1793 की बात करते हैं, 1793 में लाया था। जबकि अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट का, तो ये लगभग आप कह सकते हो कि ये शुरू हो चुका था 1790 से ही लगभग शुरू हो चुके थे। इसकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ शुरू किया गया, तो पहला याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, देखिए ये मेन 3 जगह शुरू होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 1793 की बात कर रहे हैं। तो एक बैटल आपको याद होगा 1757। इस बैटल में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, इसमें नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। उनको हराया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद होता क्या है कि बंगाल पर देखा जाए तो ब्रिटिश ट्रेडर्स क्या करते हैं? अपना हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया? पूरे बंगाल पर लगा दिया डियोर्की सिस्टम, यानी द्वैत शासन, यानी दोहरा शासन रहेगा, ठीक है। डियोर्की सिस्टम क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें पूरा मेंशन कर दूंगा, ठीक है, जब मैं ब्रिटिश राइट ओवर बंगाल पढ़ाऊंगा आपको। तो बस इतना भी याद रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। मैप में मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करवा देता हूँ, ठीक है, मैप में थोड़ा सा मेंशन करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है अस्थायी बंदोबस्त की हम बात करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? अस्थायी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं। देखिए, ये अस्थायी बंदोबस्त देखा जाए तो ये जितना पिंक वाला एरिया है, ये पिंक वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या था? अस्थायी बंदोबस्त लागू हो चुका था। यहाँ पे देखा जाए तो ये बिहार वाला एरिया हो गया, ये उड़ीसा का एरिया हो गया, और ये बंगाल हो गया। और थोड़ा सा कर्नाटक में भी लागू हुआ था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कुछ यूपी के, हम काशी की बात करें तो काशी में भी लागू हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं। ये ग्रीन वाला क्या है? रैयतवाड़ी है। तो ग्रीन वाला आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा बॉम्बे में हुआ था, मद्रास में हुआ था और आसाम साइड में हुआ था। कौन? रैयतवाड़ी कहते हैं। और महालवाड़ी की बात करें तो मिडिल भारत, लगभग मिडिल इंडिया, यानी मध्य भारत की अगर बात करें तो मध्य भारत में लगा था, यानी मध्य प्रोविंस कह सकते हैं हम लोग, मिडिल प्रोविंस। और पंजाब, तो मुख्य रूप से पंजाब में लगा था। तो ये 3 सिस्टम को हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए मैंने तीनों को कलर बाई यहाँ पर मेंशन किया है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, समझिएगा क्या है आप एक एक फंक्शन को। तो सबसे पहले इस फंक्शन को समझना है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगा है, क्योंकि आपको पता होगा 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था? बंगाल पर कब्जा कर चुका था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में भी कुछ लागू किया गया, काशी साइड में और बनारस में, ठीक है, माफ करें, उत्तर प्रदेश के बनारस में, और कह सकते हो कि नॉर्थ कर्नाटका साइड में लागू किया गया। की पॉइंट देखा तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को समस्त भूमि का 19% था। समझना,
इसमें जो ज़मीन का मालिक हुआ करता था परमानेंट सेटलमेंट में, कौन हुआ करता था? जमींदार हुआ करता था। कौन हुआ करता था? जमींदार हुआ करता था। इसी को आगे बढ़ के हम लोग भूमिहार कहने लगे। तो जमींदारी बंदोबस्त में इसलिए देखे होंगे कि जितने भी भूमिहार कास्ट में या फिर जो भी कहते हो जो आते हैं उन लोगों के पास ज़मीन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मेन रीजन ये भी हुआ करता था। तो ब्रिटिश भारत को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसका होता था? जमींदार का होता था। यहाँ पर समझना फंक्शन को, यहाँ फंक्शन समझिएगा। यहाँ मैंने मुखिया लिखा है तो यहाँ पर मुखिया की जगह मैं जमींदार कर देता हूँ। ठीक है, जमींदार की बात करते हैं। ठीक है, ये गांव के किसान, यहाँ पर गांव नहीं, यहाँ पर किसान लिख देता हूँ। ठीक है, किसान देता था किसे? किसान देता था किसे? गांव के मुखिया को, या फिर माफ करना मुखिया कर रहा हूँ, जमींदार को देता था। और जमींदार किसे देता था? ब्रिटिश सरकार को देता था। जमींदार किसे देता था? ब्रिटिश सरकार को दिया करता था। क्या? टैक्स की बात करते हैं। यानी 100% की अगर बात करें तो लगभग 81% टैक्स कौन रखता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करते हैं। 11% के आसपास कौन रखता था? जमींदार रखता था। 11% के आसपास कौन रखता था? जमींदार रखता था। और बचा कितना? तो जितना बचा वो किसान रखा करता था। तो यहाँ पर होता क्या था कि जमींदार किसान का ज़्यादा शोषण करते थे। इस कंडीशन में जब कभी बारिश नहीं हुआ तो फसल अच्छा नहीं होता था, लेकिन ब्रिटिश को क्या चाहिए? उसको उसका टैक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जमींदार टॉर्चर करता था किसे? किसानों को। और यहाँ तक कि किसानों को बंधुआ मजदूर भी बना दिया करता था। तो इस तरीके से वो क्या किया गया था? टॉर्चर किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये था कितना परसेंट ज़मीन? 19% ज़मीन अगर देखा जाए अस्थायी बंदोबस्त में तो पूरे ज़मीन का 19% लगता था। अगला देखते हैं, रैयतवाड़ी की बात करते हैं। तो रैयतवाड़ी किसने लाया था? थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने। ध्यान दीजिएगा, इस बार का दरोगा क्वेश्चन था ये कि रैयतवाड़ी सिस्टम किसने लाया था? कौन से गवर्नर थे? तो मुनरो ने लाया था। कभी कभी मुनरो का नाम नहीं देता है, कभी कभी कर्नल रीड का नाम देता है, तो याद रखना, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो कर्नल रीड जो थे उन्होंने क्या किया था, या फिर कह सकते हो थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम को लाया। देखिए, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हो, किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। और देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था? मुंबई, मद्रास और असम में लागू हुआ था। मुंबई, मद्रास और असम में लागू किया गया था, और कुछ पूर्वी बंगाल में भी। तो याद रखिएगा, मेन है मुंबई, मद्रास और असम, और थोड़ा सा पूर्वी बंगाल यानी ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। पूर्वी बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश। की पॉइंट देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान का हुआ करता था। ध्यान देना, ब्रिटिश सरकार चाहता था कि हमारा जो रिश्ता है वो किसानों से अच्छा बना रहे, और इसलिए उन्होंने क्या किया? बीच के मीडिएटर को हटा दिया, यानी जो जमींदार हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जमींदार जब हटते हैं तो नए लोग आने शुरू हुए। तो नए लोगों में कौन आता है? साहूकार लोग आते हैं। और साहूकार, आप कह सकते हो कि साहूकार जमींदार से भी खतरनाक। वो इंटरेस्ट भी लिया करते थे और ज़मीन भी ले लिया करते थे। तो ब्रिटिश सरकार ये चाहता था कि किसी तरह जो किसानों को लोग टॉर्चर करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये सिस्टम कभी ख़त्म हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर किसान का समस्त भूमि का कितना परसेंट लेता था? वो 51%। अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट में कितना था? 81% का अप्रॉक्स लेता था। यहाँ पर कितना किया? 51%, यानी थोड़ा सा राहत इनको दे दिया गया। महालवाड़ी की बात किया जाए तो महालवाड़ी किसने लाया था? हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था 1882। देखिए, डेट नहीं पूछता है किसने लाया था, ये जरूर पूछता है। हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत का मतलब मिडिल प्रोविंस की बात करते हैं, यानी मध्य प्रदेश वगैरह हो गया। ठीक है, आपको गुजरात का कुछ एरिया हो गया। ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों में देखा जाए यूपी का कुछ एरिया हो गया, यूपी तो खैर है ही। और पंजाब में मेन लगा था ये कौन? महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी का मतलब क्या होता है? महालवाड़ी का मतलब होता है, माफ करना, महाल का मतलब क्या होता है? तो महाल का मतलब होता है गाँव। यानी यहाँ पर जो टैक्स लगता था, ये कहाँ टैक्स लगता था? एक गांव पर टैक्स लगाया जाता था। यानी महालवाड़ी सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें आप कह सकते हो कि किसान के ऊपर टैक्स न लगाकर एक गांव के ऊपर टैक्स लगता था। और गांव के ऊपर टैक्स लगने का मतलब समझ रहे हो? जैसे आप लोग यहाँ पर देखना, गांव के ऊपर टैक्स लगने का मतलब समझ रहे हो कि गांव का सर्वे सर्वा कौन होता है? तो मुखिया जी होते हैं। तो मुखिया जी डिसाइड करते थे कि कौन कितना टैक्स देगा। ध्यान देना, मुखिया जी डिसाइड करते थे कि कौन व्यक्ति कितना टैक्स देगा, क्योंकि गांव में कई तरह के लोग हुआ करते थे, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास। तो सभी लोग अपने हिसाब से मुखिया जी को टैक्स दिया करते थे, और मुखिया जी इन लोग को टैक्स दिया करते थे। तो गाँव से, एक गाँव से फिक्स था कितना परसेंट टैक्स? 30% टैक्स। आपने एक मूवी देखा होगा, लगान मूवी। पहले महालवाड़ी सिस्टम में 10% टैक्स लेता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार कहता है महालवाड़ी सिस्टम लागू हो गया है तो हम 30% टैक्स लेंगे।
तो वहाँ का मुखिया जी कहते हैं कि इतना टैक्स किसान कहाँ से देंगे, हम लोग कहाँ से देंगे। मतलब देखिए, वो मुखिया से मांगता है तो मुखिया तो किसान से ही ना मांगेगा। तो कहता है ठीक है, ऐसी बात है। तो वही जो क्रिकेट मैच होता है, फेमस कह सकते हो, क्रिकेट मैच होता है, कहता है अगर तुम क्रिकेट में हरा देते हो तो हम तुम्हारा 30% टैक्स ना करके 10% ही रहने देंगे। तो वो तो खैर मूवी की बात था, लेकिन रियलिटी में 30% टैक्स लिए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, वास्तविकता में क्या था 30%। यानी लगान मूवी किस पे बना है, महालवाड़ी सिस्टम पर बना है, आमिर खान का जो मूवी है। ठीक है, मैं इसलिए बता दिया ताकि आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिल सके। तो ये कुछ था, ये हाईलाइट था कि यहाँ पर हम लोग देखें कि भूमि पर गांव का अधिकार, समस्त भूमि का, यहाँ देखिए भूमि का नहीं, यहाँ पर गांव, यहाँ पर जमीन पर अधिकार किसका होता था, किसान का होता था। किसमें, महालवाड़ी में। रैयतवाड़ी में भी जमीन का मालिक कौन होता था, किसान ही होता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट में जमीन का मालिक कौन होता था, तो वो होता था जमींदार होता था। आगे आइए देखते हैं लैंड रेवेन्यू में लिखा है 1757 का प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ किया गया, क्योंकि उसको बंगाल पर क्या मिल चुका था, राइट्स मिल चुका था, क्योंकि वहाँ के शासक हार चुके थे। और सबसे पहली बार 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 67 का क्वेश्चन जरा उठा के देखना। रॉबर्ट क्लाइव ने डियॉर्की सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं, डियॉर्की सिस्टम कहते हैं इसे। द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। और दोहरा शासन की अगर हम लोग बात करें तो दोहरा शासन में होता क्या था कि नवाब जो थे, राजा जो थे, वो भी शासन किया करते थे, और ब्रिटिश थे वो भी शासन किया, मतलब डबल टैक्स वसूला करते थे ये लोग। तो इसको ख़त्म किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में आ गया था। 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण कह रहा हूँ, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उससे क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। ध्यान देना, बंगाल का गवर्नर जनरल, मैं भारत के गवर्नर जनरल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ बंगाल में ही गवर्नर और गवर्नर का फंक्शन चल रहा था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया। पंचवर्षीय बंदोबस्त का मतलब कह सकते हो 5 ईयर सिस्टम को लाया। और उसमें यह कहा गया कि 5 साल तक जो टैक्स का सिस्टम रहेगा वो एज इट इज़ वही रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया। 1777 में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। ये सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए 1777 में इस सिस्टम को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। और उसकी जगह इसने 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। 1 वर्षीय बंदोबस्त यानी अब हर साल टैक्स स्लैब क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भू राजस्व निर्धारित होता है और 1789 से 90 तक चलता रहता है। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पर, अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ पे ध्यान देना, अस्थाई बंदोबस्त का जो जनक है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान देना, पूरे भारत में एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ही ऐसा गवर्नर बन के आता है जो कह सकते हो कि जिसके ऊपर काउंसिल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। कॉर्नवालिस की बात करते हैं। दरोगा सिस्टम वगैरह की बात करें तो कॉर्नवालिस ने इंप्लीमेंट करा दिया। 1790 में अस्थायी तौर पर इसे लाया गया, यानी टेम्परेरी लाया गया। किसे, परमानेंट सेटलमेंट को। याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट को सनसेट लॉ भी कहते हैं, सनसेट लॉ भी कहते हैं। सूर्यास्त का कानून, रीजन क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले टैक्स चुकाना होता था। 1 साल के लिए जो कोई अगर टैक्स लगा हुआ है 1 साल के बाद, तो 1 साल का जो आखिरी दिन होता था टैक्स कलेक्शन का, तो सूर्य डूबने से पहले चुकाना होता था। अगर सूर्य डूब गया उसके बाद अगर कोई चुकाना चाहेगा तो वो टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको सनसेट लॉ कहा गया। 1790 में यह अस्थायी टेम्परेरी तौर पर लगाया गया। लेकिन 1793 में क्या किया गया, जब कौन आ गया, ये कॉर्नवालिस आ गया, 1793 में परमानेंट आ गया, तब इसने क्या किया, इसको परमानेंट कर दिया, अस्थायी कर दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया, यानी जो किसान का जमीन था वो पूरा जमीन किसके अंडर में रहता था, जमींदार के अंदर में रहता था। ठीक है, फिर इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र और कर्नाटक और बनारस के कुछ क्षेत्र में लागू किया गया। ध्यान देना, अस्थायी बंदोबस्त की बात करते तो कहाँ, ये पूरा बंगाल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बिहार की बात करते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ लागू किया गया। मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है जमींदारी। यदि निश्चित तिथि तक कंपनी को लगान नहीं देते थे तो ऐसी स्थिति में सूर्यास्त कानून के द्वारा उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो सूर्यास्त कानून इसे ही कहते हैं हम लोग कि सूर्यास्त कानून, यानी फिक्स समय तक अगर नहीं मिला तो पूरा का पूरा ज़मीन उसका छीन लिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का अत्यधिक शोषण भी किया गया। बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दिया। ठीक है, जमींदार किसानों से अत्यधिक कर वसूलते थे। ध्यान देना, जितना कर कहा गया था उससे ज़्यादा वो टैक्स कलेक्शन कर लिया करते थे, कई तरह के बहाने लगा कर, इंटरेस्ट वगैरह बढ़ा करके।
और जो टैक्स नहीं पे कर पाता था उसे बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड लेबर की हम लोग बात करते हैं तो वो करवाते थे लोग। बंधुआ मजदूरी का मतलब समझते हो? अगर तुम्हारा पिता किसी के यहाँ नौकर है तो तुम्हारा बेटा भी, यानी अगर तुम्हारा पिता किसी के यहाँ नौकर है तो तुम भी उसके यहाँ नौकर रहोगे। तो बंधुआ मजदूरी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वो तो संविधान का आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें आप लोग फंडामेंटल राइट्स है जिसके तहत आप लोग बंधुआ मजदूरी अब नहीं करते हो, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण ही जमींदार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर छत्र छाया किसका रहता था? सपोर्ट ब्रिटिश का रहता था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश का समर्थन किया था। और इसलिए ब्रिटिश क्या थे? जमींदार लोग की बात ज़्यादा सुना करते थे, किसान का नहीं, क्योंकि ब्रिटिश डायरेक्ट जमींदार की ही बात सुनते थे, जमींदार से ही पैसा लिया करते थे। और जमींदार किससे पैसा लेते थे? तो जमींदार लेते थे किसानों से। रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात करते हैं तो रैयतवाड़ी की अगर बात करते हैं, रैयत का मतलब होता है किसान होता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो ये टैक्स अब कोई जमींदार नहीं रह गया। अब कोई जमींदार बिल्कुल नहीं रह गया, बल्कि अब ब्रिटिश डायरेक्ट किससे लिया करते थे? अब ब्रिटिश डायरेक्ट लिया करते थे, किसान से टैक्स लिया करते थे। वही जो मैंने बताया, अप्रोक्स कितना परसेंट? 51% टैक्स लिया करते थे, ठीक है। यानी यहाँ पर किसान खुद अपने ज़मीन का मालिक हो गए, क्योंकि ब्रिटिश को पता चल चुका था कि ये जो जमींदार है ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए किसानों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, जिससे कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम क्या रहा है? बिगड़ रहा है। रैयतवाड़ी का जो जनक है, फादर है, यानी फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, तो कह सकते हो थॉमस मुनरो कह सकते हो या कर्नल रीड, ये दोनों हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था सरकार आय की वृद्धि करना तथा किसानों के हितों में वृद्धि करना। तो ब्रिटिश किसानों के लिए थोड़ा सा हितकारी सोच रहा था, और ये लगभग कह सकते हो कि मद्रास, मुंबई और असम के क्षेत्र में लागू किया गया। कितने परसेंट? जमीन भूभाग पर 51% लैंड पर इम्प्लीमेंट हो गया। रैयतवाड़ी में देखा जाए तो सबसे पहले 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में 12 महल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछता है रैयतवाड़ी सबसे पहले कहाँ लागू हो गया था? तो 1792 में दक्षिण भारत के 12 महल में लागू कर दिया गया था। मे भी तमिलनाडु साइड में पड़ता है। रैयतवाड़ी देखा जाए, देखिए ये रहा रैयतवाड़ी, जितना ग्रीन है तो असम हो गया, ये पूरा पूरा मुंबई हो गया, और ये पूरा पूरा मद्रास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया था? रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू कर दिया गया था। इस व्यवस्था ने साहूकारों को पैदा किया और किसानों का ब्याज देकर उनका शोषण किया। साहूकार को मतलब जानते ना, लाला जी लोग जो थे, तो मुंशी जी लोग पैदा हो चुके थे, और मुंशी जी लोगों ने क्या किया? अब टैक्स अपने तरीके से वसूलना शुरू कर दिया, और ये भी टॉर्चर किए। ब्रिटिश को जो खतरा था, जो डर था, वो डर यहाँ पर फिर से लागू हो चुका था। तो ब्रिटिश कोशिश करता था कि हम बीच के बिचौलिए को हटा दें, लेकिन बार बार कोई ना कोई जन्म ले ही लेता था। तो इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे। मैं कंक्लूजन भी लास्ट में बताऊंगा, कंक्लूजन को जरूर सुनिएगा आप लोग, ठीक है। और डेली मैं एक क्वेश्चन पूछ लिया करूँगा, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। महालवाड़ी सिस्टम की बात करते हैं। महालवाड़ी का अर्थ क्या होता है? विलेज होता है। महाल का मतलब क्या होता है? गांव होता है। और इस व्यवस्था में क्या था कि यहाँ पर गांव का जो मेन अधिकारी होता है, कौन होता है? मुखिया होता है। तो टैक्स यहाँ किसान नहीं देते थे, टैक्स यहाँ फार्मर नहीं देता था, बल्कि कौन देता था? गाँव का मुखिया देता था। किसको? ब्रिटिश को देता था। क्यों? ब्रिटिश ने सीधा कहा था मुखिया से कि हमको इस गाँव से 30% टैक्स एनी हाउ चाहिए। एक टैक्स निर्धारित किया जाता था, एक फिक्स किया जाता था। तो मुखिया जी अपने गांव में आते थे और अमीर से लेकर गरीब तक के सबसे कुछ ना कुछ टैक्स लिया करते थे, अमीरों से ज़्यादा लेते थे। तो इसमें किसान को थोड़ा सा, मिडिल क्लास लोगों को थोड़ा सा राहत मिल गया, क्योंकि यहाँ पर एक किसान के ऊपर फिक्स टैक्स नहीं रखा गया था, बल्कि एक गाँव के ऊपर रखा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था। रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक कौन होता था? तो जमीन का मालिक आपका होता था कौन? किसान। महालवाड़ी में जमीन का मालिक कौन होता था? उसमें किसान होता था। रैयतवाड़ी में अगर बात किया जाए, माफ़ करना, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट में बात किया जाए तो ब्रिटिश किससे टैक्स लेता था? जमींदार से टैक्स लेता था। और जमींदार किससे लेता था? आप कह सकते हो किसान से। पूरा कलेक्शन, मतलब वो एक क्या था? वसूली करने वाला था जमींदार। लेकिन रैयतवाड़ी में क्या था कि ब्रिटिश डायरेक्ट किससे टैक्स लेता था? किसान से लेता था। और महालवाड़ी में क्या था कि ब्रिटिश डायरेक्ट मुखिया से टैक्स लेता था, और मुखिया से कह देता था कि तुम इस गांव से इतना टैक्स कलेक्ट करके हमको हर महीने पहुंचा देना, मतलब हर साल पहुंचा देना। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि स्वामी माना गया और उन्हें भूमि बेचने और गिरवी रखने का अधिकार दे दिया गया। अभी तक इनको भूमि बेचने और गिरवी रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर मुखिया जी लोग ही क्या हो गए? थोड़ा सा धोखा देने लगे। वही धोखा देने लगे जो जमींदार लोग दिया करते थे, वही धोखा देने लगे जो साहूकार लोग दिया करते थे। ये लोग भी किसान का शोषण करना शुरू कर दिए। मुखिया लोगों की भी बात करते हैं। इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी ने दिया। कौन सा? महालवाड़ी के जनक कौन कहलाते हैं? हॉल्ट मैकेंजी ने दिया, और यह व्यवस्था कानूनी रूप से शुरू हो गई। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुआ? पंजाब में, मिडिल प्रांत में और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश भारत
से 30% लगभग यहाँ पर टैक्स लागू किया गया ब्रिटिश भारत के 30% ज़मीन पर। ठीक है, तो ये था आपका क्या महालवाड़ी सिस्टम। तो अब ध्यान देना, मैं एक एक लाइन बोलता हूँ। अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लागू किया था कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। ये पहला क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, रैयतवाड़ी किसने लागू किया? तो रैयतवाड़ी किसने लागू किया? मुनरो ने किया। किसने? मुनरो ने, और माफ करना रीड ने लाया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रैयतवाड़ी किसने लाया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि महालवाड़ी किसने लाया। महालवाड़ी की बात करते हैं तो महालवाड़ी सिस्टम किसने लाया? तो कह सकते हो हॉल्ट मैकेंजी ने लाया। हॉल्ट मैकेंजी ने लाया। यहाँ पर लोग देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात किया जाए, कॉर्नवालिस ने जो लाया था, यहाँ पर जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार। रैयतवाड़ी की अगर बात किया जाए, मुनरो और कैप्टन रीड थे, तो रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक कौन होता था? किसान हुआ करते थे। महालवाड़ी में भी जमीन का मालिक कौन होता था? किसान हुआ करते थे। तो ये कुछ इस तरीके से लाया गया। हाँ, जमीन की बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त में अगर देखा जाए, जो टैक्स की बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त में अच्छे खासे टैक्स लगाए गए थे, लगभग 80% के आसपास ले लेता था ब्रिटिश ही अपना। ब्रिटिश को उतना चाहिए होता था, लेकिन वो ज़मीन पर लगाया था 19% लगाया हुआ था। ठीक है, ज़मीन पे कितना लगाया था? 19% टैक्स लगाया हुआ था। रैयतवाड़ी की बात करें तो रैयतवाड़ी में कितना ज़मीन पर टैक्स लगा था? 51%। और बात करते हैं लास्ट में हम लोग किसका? महालवाड़ी का। तो महालवाड़ी पर कितना लगा था? 30% लगा था। ये परसेंटेज याद रखना, किसने इस सिस्टम को लाया उसे याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। महाल का अर्थ क्या होता है? तो महाल का अर्थ होता है आपका कह सकते हो गाँव। फिर रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट सेटलमेंट को क्या कहते हैं? सनसेट लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किस वक्त कौन आया? साहूकार किस में आया? तो साहूकार आता है आपका रैयतवाड़ी में। जमींदार किस में आता है? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार आता है। और मुखिया जी किस में आते हैं? तो महालवाड़ी में मुखिया जी आते हैं। याद रहेगा सबको? तो ठीक है, अगर याद रहेगा सबको तो एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लेना आप लोग, नोट्स को अच्छे से बना लेना प्रॉपर। यहीं से बीपीएससी के पीटी में, बीएसएससी के पीटी में और दरोगा में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजल में किसने मतलब जो फाउंडर की बात करते हैं तो एसएससी सीजल वगैरह फाउंडर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है और परसेंटेज से पूछ लेता है इसके। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी करना। कंटेंट को मैंने खोजा है, जितना आसान हो सका है उससे उतना आसान भाषा में बनाया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ, ज़रा बताना सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि रैयतवाड़ी सिस्टम कौन से स्टेट में लगाया गया। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम कौन से स्टेट में लगाया गया तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मैं जल्दी आप लोगों का लिया दूंगा, वो रहेगा 1857 की क्रांति। ठीक है, तब तक के लिए